हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम पर्यावरण का क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि यार आप सभी वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि एक वीडियो को लगभग कितने लोग देखते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, ना ही लाइक करता है। यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। 2 है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। डी है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा इसका आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव वर्ड है। जैसे कि हम सारे वीडियो में आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड पे लेके चलते रहते हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड है, उससे भी आप इसको क्या करते हैं, कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अवसर आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देखिए दत्त कार्य का मतलब क्या होता है आपका? गृह कार्य। ठीक है, दत्त कार्य का मतलब जो आपको होमवर्क दिया रहता है उसके बारे में पूछ रहा है कि संबंध निम्नलिखित से कौन सा सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप दत्त कार्य मतलब गृह कार्य जो आपका है। देखिए दत्त कार्य आप याद रखेंगे तो यहाँ आप आसानी से कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपके भाई बहन के क्षमता के अनुसार आपको दिया जाएगा, या प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कार्य को फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर डी आप सही कर लीजिएगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। सी है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। डी है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो क्वेश्चन बताइएगा फटाफट से। देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लॉन्ग है, जल्दी जल्दी हम लेके चलते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे आज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। 62 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा हमारा, मतलब बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। देखिए स्वयं से सीखना ये आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग का निर्देश दे रहे हैं तो क्यों देंगे कि बच्चा स्वयं से भी क्या करे, सीख सके। तो हमारा पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर 2 बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का देखिएगा आप सभी, कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई हो। सी है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो। डी है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई हो। तो आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो लकड़ी और गोबर होते हैं वो किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने या जलने से क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, उसमें से क्या निकलता है आपका? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। एक सेकेंड, आप लिखिए ऐसे, कार्बन मोनो डाई ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा। इसमें से क्या निकलती है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। और ये अगर लगातार इन चीज़ों का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो हमारे श्वसन नली में ये क्या होती हैं, इसके धुएं क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है
क्वेश्चन नंबर 64 है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन नंबर 1 है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना। बी है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। डी है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो चलिए फटाफट से आंसर देगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आंसर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर आप सभी बताइएगा क्या होगा फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा। यदि कोई प्रश्न न हो तो उन्हें दर्ज, सॉरी डी नहीं होगा, हम ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्या है कि देखिए, एक में एक चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा बिना प्रश्न पूछे अवलोकन कर ले, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आनंद उठाना चाहिए, लेकिन ये इतना हमारा स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है तो हम इसे कट कर देते हैं। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप अभिभावक के लिए इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। तो आइए अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे सही है। देखिए भ्रमण योजना बनाना मतलब कि जैसे आपकी टूर जाती है बाहर, तो आप बच्चे को टूर पे लेकर जाते हैं तो वहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ आपकी ये अपेक्षा होनी चाहिए। अगर बच्चा है तो बच्चे से आप क्या चाहेंगे, आप यही चाहेंगे कि वो ध्यान से अवलोकन करे, मतलब चीज़ों को ध्यान से देखें वहाँ पर जाकर, और टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए। टिप्पणियाँ दर्ज करने का मतलब कि चीज़ों को क्या करें, अपनी कॉपी पे लेके जाएँ या कुछ ऐसी चीज़ें ले जाएँ जो उन्हें क्या करें, नोट करें। और नोट करने के बाद वो अगर टूर से वापस आए तो बाकी बच्चों के साथ क्या करें, उन्हें शेयर करें और उन्हें अपने अवलोकन को क्या करें, जो उन्होंने अवलोकन करके आया है उसे क्या करें, बांटें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64। एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। चलिए 65 का देखते हैं। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला है केले का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां। 2 है जेम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या है कि रानी ने 2 ढेरियों में कूड़े निम्न आधार पर अलग किया। ऑप्शन नंबर 1 है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित। बी है अपघटित होने वाले, अपघटित होने वाले। सी है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। और डी देखते हैं घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके का कचरा है, तो इसमें से ये कचरे को कैसे कैसे अलग किया है, मतलब कि दुर्गंध के लिए किए हैं कि अपघटित के लिए किए हैं कि चक्रण के लिए, तो आप इसका बताइएगा आंसर क्या होगा सभी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। रानी अपने घर का कूड़ा क्या किया है, इन्होंने 2 ढेरियों में क्या किया है, एक सेकेंड, इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 2 ढेरियों में इन्होंने लगाया है। ठीक है, अब रानी ने जब 2 ढेरियों में लगाया तो इसे क्या है, वह अपघटित होने वाले कीड़ों के पहले और ढेरी तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को क्या किया उन्होंने दूसरे ढेरी में। देखिए केले का छिलका क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। अपघटित का मतलब कि ये सड़ गल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें क्या होंगी, जैसे जेम की बोतल है, सॉस की बोतल है, ये जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो सड़कर खत्म नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो अपघटित होने वाले हैं, जो सड़कर खत्म हो जाने वाले हैं उन्हें अलग किया है, और जो सड़कर खत्म नहीं होने वाले हैं उन्हें अलग किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पे देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपघटित होने वाले और अपघटित न होने वाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सर्व सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी है प्रकरण को तुरंत बदलेंगे। डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देखते हैं यहाँ कैसे होगा कि दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद, मतलब जब आपका लंच टाइम होता है उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पर्यावरण मतलब ईवीएस क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और उस टाइम क्या हो रहा है कि उस पढ़ाते समय
आप क्या पाते हैं कि जो बच्चा है पाठ में आपके रुचि नहीं ले रहा है, ईबीएस पढ़ाते टाइम क्या कर रहा है, रुचि नहीं ले रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पाठ को रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब है कि जो चित्र भी हो और आवाज भी हो, ठीक है, जिसमें चित्र हो मतलब दिख रहा हो और श्रव्य मतलब जिसमें सुनाई भी दे रहा हो, ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे उसमें क्या करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। बी है चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। तो देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते और टिक करते जाते हैं क्योंकि ये ऑप्शन इधर है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, देखिए आप पर्यावरण अध्ययन के क्या है, शिक्षक हैं और बच्चे को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, चिड़ियाघर घुमाने लेके जा रहे हैं, मतलब घुमाने ले जाने की योजना बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे, कि मतलब बच्चा वहां जाके ऐसी कौन सी चीजें न करे, आप क्या करेंगे। तो चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। आप ऐसा मतलब ये आप कह सकते हैं कि आप ये करना कि चिड़ियाघर में जाओ और जानवर क्या क्या खाते हैं वो पता लगाना, ये तो ठीक है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, ये भी सही है। हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने उनकी ड्राइंग को कॉपी के साथ ले जाना। और डी है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो सी भी हमारा सही है। तो यहाँ पे डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी सामग्री ले जाना। देखिए यहाँ पे बच्चा अगर सामग्री ले जाता है तो चिड़ियाघर में बहुत खतरनाक भी जानवर होते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे क्यों घटना घट सकती है। तो आपको बच्चों के इन चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, मना करना चाहिए कि अगर वो जा रहे हैं चिड़ियाघर में तो वो जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए ना लेके जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आपका क्या है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, कि बीजों की फोटो दिखाना। बी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी है बीज बोने अंकुरण की विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आप सभी आंसर दीजिएगा इसका फटाफट से। तो देखिए यहाँ का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, बीजों की फोटो दिखाना। तो यहाँ पे क्या है कि बीजों की फोटो दिखाएंगे, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ढूंढना है। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण को प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी ठीक है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चे को आप क्या करेंगे, बीज बोने के लिए देंगे। बीज अंकुरण की अवधारणा का मतलब अब कोई बीज बोया हुआ है वो अंकुरण कैसे कर रहा है और कैसे वो बढ़ रहा है, उन चीजों को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि बीज बोने और अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना। अब बच्चे को क्या करेंगे, आप बीज बोने के लिए देंगे और उन्हें अगर बच्चा एक बीज बोया है, बीज बोने के बाद वो क्या कर रहा है, पौधा निकल रहा है, उसका अंकुरण कर रहा है कि पौधा कैसे निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़की है। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन नंबर 1 है स्कर्वी और एनीमिया। बी है एनीमिया और रतौंधी। सी है मोटापा और एनीमिया। डी है मोटापा और स्कर्वी। तो फटाफट से बताइएगा क्या आंसर होगा। मान लीजिए आप मीरा हैं तो आप समोसे कटलेट खा रहे हैं, डबल रोटी खा रहे हैं, और दिव्या जो है वो क्या कर रही हैं कि लौह तत्व की कमी है उनमें, और लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खा रही हैं। तो क्या होगा, आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए अगर आप डबल रोटी और क्या कर रहे हैं, कटलेट खा रहे हैं, तो आप में मोटापा आएगा। और ये लौह तत्व की कमी जब होती है तो हमें क्या होती है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो जिससे क्या होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है।
नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, बी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, सी है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, डी है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो आंसर बताइएगा फटाफट से आप सभी कि क्या होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल सॉरी सी गलत होगा आपका, बी हमारा सही होगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को हम देखते हैं। तो 71 में क्या है कि पके चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, बी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम दो ही ऑप्शन ले लेते हैं और तीसरा चौथा आपको बाद में बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसमें। कम तापमान पर रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, आप कभी भी खाने की चीजें रखते हैं तो जब तापमान अधिक होता है, जब गर्मी की टाइम होती है, ठीक है, जब गर्मी का टाइम होता है आपका खाना या कोई भी चीजें ऐसी रहती है वो क्या होती है, खराब हो जाती हैं। क्या होती है, खराब हो जाती हैं। अगर वही जब ठंड का टाइम रहता है तो खाने वाली चीजें जल्दी खराब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब गर्मी रहता है तो रोगाणु क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ठीक है, गर्मी के टाइम क्या होता है, रोगाणु सक्रिय रहते हैं, और जब कम तापमान होता है, मतलब ठंड का टाइम होता है, तो रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका ये दोनों ऑप्शन भी देख लीजिएगा आप। इसका रोगाणु कम तापमान में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, रोगाणु नष्ट होते नहीं है, और वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे निष्क्रिय लगाइएगा। और कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। तो रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, अगर अधिक तापमान रहा तो सक्रिय रहते हैं, और कम तापमान रहा तो आपके निष्क्रिय रहते हैं। तो देखते हैं 72 का क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ठीक है, आपको मलेरिया हुआ है तो आप जाते हैं तो आपके रक्त की जांच होती है, तो किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, मतलब इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। बी है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। सी है रक्त में मच्छर के लार्वे। डी है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो सभी फटाफट से आंसर हो जाएगा 72 का। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, और ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है, उन्हें हम लाल रक्त कोशिकाओं में देखते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, ब्लड को निकाल कर ले जाते हैं और मलेरिया की जांच करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। बी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका कि बच्चे में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। आंसर बताइएगा आप सभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर बताइएगा। यहाँ पे देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं कैसे सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा, देखिए, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पूछा क्या है आपको कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आप क्या है, एक टीचर है, पर्यावरण का क्या कर रहे हैं, अध्ययन पर्यावरण की कक्षा को ले रहे हैं या पर्यावरण की क्लास को ले रहे हैं। तो अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, मतलब जो जिन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं उन्हें क्लियर करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करना। ठीक है, कविता और कहानी का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्थानीय और विश्व स्तर पे संसार की क्या है, प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की क्या योग्यताएं है, उसमें क्या करता है, विकास करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 है सुंदरलाल बहुगुणा। बी है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है,
सी है मेधा पाटकर, डी है AK बनर्जी। आंसर बताइएगा आप सभी 74। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का जो ये सुंदरलाल बहुगुणा है, चिपको आंदोलन क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये क्या है कि एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन है। यह भारत में कहाँ मनाया, भारत के उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में क्या होता है कि किसान ने जो वृक्ष का काटने का क्या किया था, विरोध किया था वहां पर। तो जो स्त्रियां थी वो स्त्रियां जो थी वो अधिक से अधिक संख्या में क्या थी कि इस आंदोलन में भाग ली थी। और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बहुत ज्यादा ही बल मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 75 में क्या पूछा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, ऑप्शन नंबर 1 है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, बी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, सी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, डी है हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो देखिए फटाफट से 75 का क्या होगा, आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। आंसर देते हैं, इसका क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या करता है, हमें हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें ऑप्शन नंबर 1 कीटों को दूर रखने के लिए, बी है चिकना और साफ बनाने के लिए, सी है खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, डी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। ये देखिए, ये हमने आपको EVS NCERT जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चन आया है। तो EVS NCERT का हमने आपको पढ़ा दिया है, कम से कम वहाँ पे हमने आपको 10 या 12 वीडियो लिए हैं, वहाँ से जाकर सारा पढ़िएगा। तो ये 15 मार्क्स के जो अदर आते हैं पेडागोजी के अलावा, तो ये क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जाइएगा, हमने प्लेलिस्ट बना के हमने अपने चैनल पे रखा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि चिकना और साफ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। मतलब कि किसान क्या कर रहा है, दाने को भूसे से अलग कर रहा है, तो जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है, तो पहला है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेशिंग, सी निष्पावन, डी फसल की कटाई। तो क्या होगा, ऑप्शन बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा